हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज मैं आपको इब्न सौद के अचीवमेंट्स क्या थे, उनकी उपलब्धियां क्या थी, वो बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने एक और पार्ट अपलोड किया है जिसमें इब्न सौद के सुधार हैं और ये इब्न सौद की उपलब्धियां हैं। ठीक है, तो अब्दुल अज़ीज़ द्वितीय का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था और बचपन से ही इसे संकटमय परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। तो जो इब्न सौद था उसका जन्म 1880 ईस्वी में होता है और वो बचपन से ही संकटमय परिस्थितियों से गुजरना उसे पड़ता है और उसमें शौर्य एवं गंभीर्य का आरंभ से ही मिश्रण था। तो इसमें शौर्य और गंभीरता का एक मिश्रण था और इसने अपने खोए साम्राज्य की प्राप्ति के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित किया। तो जिस तरह उसने अपना राज्य खो दिया था, अपना साम्राज्य खो दिया था, उसकी प्राप्ति के लिए उसने क्या किया कि एक लक्ष्य निर्धारित किया और उसी के अनुरूप वो चलता रहा। तो 1897 ईस्वी में ही मोहम्मद इब्न सौद जो होता है उसकी मौत हो जाती है और नज़्द में अनुशासनहीनता आ जाती है और कुवैत के शासक जो होते हैं, मुबारक शाह जिनका नाम रहता है, उन्होंने भी उसे पूर्ण प्रोत्साहन दिया। अतः इब्न सौद जो होता है उसने नज़्द की राजधानी जो होती है रियाद, नज़्द की राजधानी रियाद, वहाँ पर आक्रमण किया और 15 जनवरी 1902 ईस्वी को उस पर कब्ज़ा कर लिया। तो इस तरह जो इब्न सौद द्वितीय होता है, ठीक है, वो नज़्द की राजधानी रियाद पर आक्रमण करता है और 15 जनवरी 1902 ईस्वी को उस पर वहाँ जाकर कब्ज़ा कर लिया जाता है और इसने शीघ्र ही अपने परिवार को नई राजधानी में पुनर्प्रतिष्ठित कर दिया। तो इस तरह वहाँ पे उसका कब्ज़ा हो जाता है रियाद में, ठीक है, और वो अपनी राजधानी में पुनर्प्रतिष्ठित उसने किया और दूरस्थ क्षेत्रों की पुनः प्राप्ति के लिए अभियान उसने शुरू कर दिया। जो जो राज्य उसने खोए थे वो उसे पाने के लिए अभियान भी उसने शुरू कर दिया और एक एक कर कबीले उसकी अधीनता स्वीकार करते गए और एक एक करके ऐसा होता है कि जितने भी कबीले होते हैं वो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और उसकी शक्ति में भी वृद्धि हो जाती है। और उसने शमर के शासक के विरुद्ध भी युद्ध छेड़ दिया और शमर के अब्दुल अज़ीज़ मिताब, तो जो शमर होता है वहाँ पे भी इब्न सौद वहाँ पे भी लड़ाई करता है और जीत जाता है और शमर के जो अब्दुल अज़ीज़ मिताब थे वो इब्न सौद ने तुर्की से सहायता की याचना की। तो जो इब्न सौद होता है, जो शमर होता है, वो अब्दुल अज़ीज़ मिताब इब्न रसीद ने तुर्की से सहायता की याचना की क्योंकि इब्न सौद जो था वहाँ पर आक्रमण कर चुका था, इसलिए उसने दूसरे तुर्की से सहायता मांगी। परंतु अक्टूबर 1904 ईस्वी में बुखारिया के युद्ध में इब्न सौद ने उसे पराजित कर दिया क्योंकि उसे शमर को वहाँ से तुर्की से सहायता नहीं मिलती है। तो उसके बाद क्या होता है कि 1904 ईस्वी में बुखारिया का जो युद्ध होता है उसमें इब्न सौद ने उसे पराजित कर दिया। अंततः अप्रैल 1906 ईस्वी में एक युद्ध में मिताब इब्न रसीद की मौत हो जाती है। तो इस तरह क्या होता है कि इब्न सौद जो होता है वहाँ पर वो शमर के राज्य में आक्रमण करके उसे हरा देता है और 1906 ईस्वी में एक युद्ध में क्या होता है कि मिताब जो होता है वहाँ शमर का जो शमर होता है वो इब्न रसीद की मौत हो जाती है। इस तरह वहाँ के साथ शमर के शासक की मौत हो जाती है और शमर के नए शासक मिताब इब्न अब्दुल अज़ीज़ इब्न रसीद ने इब्न सौद से संधि कर ली। तो इस तरह जब वहाँ के शासक शमर के शासक की मृत्यु हो जाती है तब वहाँ के इब्न अब्दुल अज़ीज़ जो होता है इब्न रसीद, उसने क्या किया कि इब्न सौद से संधि कर ली। तो ये इब्न रसीद और इब्न सौद अलग अलग लोग हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और इस तरह उन दोनों में संधि हो जाती है जब शमर का शासक की मृत्यु हो जाती है और इसके मुताबिक इब्न सौद ने शमर को स्वाधीन राज्य मान लिया तथा इब्न रसीद ने सौद परिवार के दुश्मनों को अपनी राजधानी हैल से निकाल बाहर किया। तो इस तरह क्या होता है कि शमर को
एक स्वाधीन राज्य मान लिया जाता है। और इब्न रशीद जो होता है वो सौद परिवार के दुश्मनों को अपनी राजधानी, मतलब जो इब्न सौद के जितने भी दुश्मन थे उन्हें अपनी राजधानी हेल से निकाल कर बाहर कर देता है। और अंततः क्या होता है कि परंतु शीघ्र ही उसकी हत्या हो जाती है। तो इस तरह क्या होता है कि इब्न रशीद जो होता है उसकी भी मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है और शमर में अराजकता छा जाती है। और अंततः फरवरी 1909 ईस्वी को अब्दुल अजीज़ इब्न रशीद ने अपनी सत्ता को वहाँ पे स्थापित कर लिया। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है कि अब्दुल अजीज़ इब्न रशीद की सत्ता वहाँ पे स्थापित हो जाती है। परंतु इब्न सौद जो होता है उसने उसे मान्यता नहीं दी और फलतः क्या होता है कि दोनों के बीच पुनः बैर का उदय हुआ और टक्करें आरंभ हुई। तो इस तरह शमर में अराजकता फैल जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के शासक की मृत्यु हो जाती है और फिर वहाँ पे शासन कौन करने लगता है? इब्न रशीद। और जब इब्न रशीद वहाँ पे शासन करने लगता है तो इब्न सौद को ये गवारा नहीं होता है कि वो वहाँ पे शासन करे और वो उसे मान्यता नहीं देता है। और फलतः क्या होता है कि दोनों के बीच में पुनः बैर का उदय होता है और दोनों में टक्करें आरंभ हो जाती हैं। और इसी समय 1908 ईस्वी में तुर्की ने हजाज रेलवे को मदीना तक विस्तृत कर दिया था। तो इसी समय क्या होता है कि 1908 ईस्वी में तुर्कों ने हजाज रेलवे जो होता है उसे मदीना तक विस्तृत कर लिया था और शरीफ हुसैन को मक्का का अमीर नियुक्त कर दिया था। तो जो तुर्की के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जो हजाज का जो रेलवे होता है उसे मदीना तक विस्तृत कर देते हैं और शरीफ हुसैन को मक्का का अमीर नियुक्त कर देते हैं। तो शरीफ हुसैन प्रबल महत्वाकांक्षी व्यक्ति था तथा पैगंबर का वंशज होने के कारण क्या होता है कि अरबों में उसकी विशेष प्रतिष्ठा थी, क्योंकि उसे पैगंबर का वंशज कहा जाता था। किसे? शरीफ हुसैन को। ठीक है, और उसने शीघ्र ही तुर्क सत्ता की स्थापना का प्रयास किया और जनवरी 1912 ईस्वी में इब्न सौद के भाई साद इब्न सौद को गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरह जब वहाँ पे पैगंबर का वंशज होने के कारण क्या होता है कि जो शरीफ हुसैन होता है उसकी महत्वाकांक्षा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रहती है और प्रतिष्ठा भी रहती है। तो उसने शीघ्र क्या किया कि तुर्क की सत्ता की स्थापना के लिए उसने प्रयास किया और 1912 में जो इब्न सौद का जो भाई था साद इब्न सौद, उसको गिरफ्तार कर लिया। किसने? शरीफ हुसैन ने। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि इब्न सौद को तुर्क अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया। तो इस तरह 1912 ईस्वी में इब्न सौद के भाई को शरीफ हुसैन ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बदले में क्या कहा इब्न सौद को कि वो तुर्क की अधीनता स्वीकार करे। और इस प्रकार इब्न सौद की जो समस्याएं थी वो बढ़ती ही जा रही थी और यद्यपि उसने टर्की को अधीनता को कार्य रूप नहीं दिया तो वो तुर्की की अधीनता को स्वीकार नहीं करता है, परंतु उसकी स्थिति में कोई भी सुधार नहीं आता है। अब हम देखेंगे कि इख्वान आंदोलन, ये भी एक उसकी उपलब्धियों का एक हिस्सा है। तो इख्वान आंदोलन में क्या होता है वो देख लेते हैं। तो जिस समय शरीफ हुसैन मक्का का अमीर नियुक्त होता है उस समय अरब प्रायद्वीप में मुख्य 5 रियासतें थी। तो जिस टाइम पे जो शरीफ हुसैन होता है वो मक्का का अमीर नियुक्त किया जाता है तो उस समय अरब प्रायद्वीप में क्या होता है कि मुख्य 5 रियासतें होती हैं। एक होती है मक्का, दूसरी नज़द, तीसरी शमर, चौथी अमीर और 5वीं यमन। तो ये 5 प्रायद्वीप होती है जब शरीफ हुसैन मक्का का अमीर नियुक्त किया जाता है। और आसीर में मोहम्मद इदरिसी एवं यमन में इमाम यहिया का शासन था। तो आसीर में क्या था कि मोहम्मद इदरिसी और यमन में क्या था? इमाम यहिया का शासन था। और इसके अतिरिक्त इराक की खाड़ी के तटवर्ती अरब शेखों को ब्रिटेन का संरक्षण भी प्राप्त था और इन रियासतों के कारण इस क्षेत्र में कबीलों की स्थायी भक्ति किसी शासन के साथ नहीं थी। तो इस तरह
इन रियासतों के कारण क्या हुआ था कि इस क्षेत्र में जितने भी कबीले थे उनकी स्थायी भक्ति किसी शासन के साथ बिल्कुल नहीं थी, अतः इब्न सौद को निरंतर युद्ध में संलग्न रहना पड़ता था, क्योंकि इतनी सारी प्रायद्वीप मिलकर उसकी समस्या का कारण बन रहे थे, इसलिए उसे निरंतर युद्ध में ही रहना पड़ता था। और अब शमर के अतिरिक्त मक्का अमीर भी उसका बैरी हो गया था। तो अब शमर के साथ साथ मक्का का जो अमीर था शरीफ हुसैन, वो भी उसका बैरी हो गया था, वो भी उसका दुश्मन हो गया था और उसके पीछे तुर्क साम्राज्य था। ऐसी स्थिति में सिर्फ सामरिक शक्ति से स्थिति बनाए रखना आवश्यक था और ईरान की खाड़ी का सारा तटवर्ती क्षेत्र जो था वो ब्रिटिश अधिकार में था और इब्न सौद को वे किसी प्रकार का आश्वासन देने को तैयार नहीं थे। तो जिस तरह इराक के तटवर्ती इलाके में ब्रिटिश का प्रभुत्व था और वो इब्न सौद को कोई भी आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं थे, ना ही कोई सहायता देने को तैयार थे। और दूसरी तरफ क्या था कि तुर्कों से भी उसे कोई उम्मीद नहीं रही थी, क्योंकि वहाँ का जो अमीर बन चुका था वो कौन था, शरीफ हुसैन, और वो क्या चाहता था कि इब्न सौद तुर्की की अधीनता स्वीकार कर ले। और ऐसी परिस्थिति में उसने आंतरिक एकता तथा संगठन के लिए आपसी भाईचारे पर जोर दिया। तो इस तरह अगर वो तुर्कों से भी उससे कोई उम्मीद नहीं थी और ऐसी परिस्थिति में उसने क्या किया कि आंतरिक एकता तथा संगठन के लिए उसने आपसी भाईचारे पर जोर दिया। और 1910 ईस्वी में एक नया इख्वान आंदोलन आरंभ हो जाता है। तो इस तरह 1910 ईस्वी में क्या होता है कि इख्वान आंदोलन आरंभ हो जाता है और इसके अनुसार वहाँ भी बंधुत्व की भावना का प्रचार किया जाता है और इब्न सौद ने वहाबी प्रचारकों को इस कार्य में संबंध किया। तो इस तरह जितने भी वहाबी प्रचारक थे वो भी इस कार्य में संबंध होते हैं और इस प्रकार रेगिस्तान में एकता की एक नए सूत्र की स्थापना की गई। तो इस तरह एक नए सूत्र की स्थापना की जाती है एकता की, और शीघ्र ही नए बंधुत्व के आधार पर कई केंद्र भी संगठित किए जाते हैं जिन्हें इब्न सौद ने धन और जन से काफ़ी सहायता की। तो इस तरह उसने भाईचारे का उसने एक तरीका अपनाया कि वो भाईचारे के तौर पे वो लोगों से अच्छे संबंध बनाएगा, वो मैत्रीपूर्ण संबंध बनाएगा और उसके बाद लोगों को संगठित करेगा। और जिन्हें इब्न सौद ने और उसने क्या किया कि धन और जन से भी काफ़ी सहायता की और नई मस्जिदें निर्मित की गई एवं पाठशालाओं और शिक्षकों का भी प्रबंध किया गया। इस भ्रातृत्व आंदोलन ने रेगिस्तान में नया सामाजिक संगठन कायम कर दिया और भ्रातृत्व द्वारा नए गांव एवं शहर संगठित किए गए। तो इस तरह उसने संगठन का कार्य किया कि उसने क्या किया कि पाठशालाओं, मस्जिदों और शिक्षकों का भी प्रबंध किया। इस तरह लोग संगठित हुए गांव के और शहर के, और हर एक क्षेत्र में सैनिक टुकड़ियाँ भी तैयार कर दी गई जो युद्ध में अजय समझी जाने लगी। और इस नए संगठन ने इब्न सौद की शक्ति में काफ़ी वृद्धि ला दी। तो इस तरह उसकी शक्ति में काफ़ी वृद्धि आ जाती है और 1913 ईस्वी में उसने अल-हासा नामक बंदरगाह से तुर्कों को निकाल बाहर किया। तो इस तरह जब वो लोगों को संगठित कर लेता है अपने साथ, तब 1913 ईस्वी में क्या करता है कि उसने अल-हासा नामक एक बंदरगाह से तुर्कों को निकाल बाहर किया और अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया। और इस प्रकार इब्न सौद ने ईरान की खाड़ी के तट पर अपना पांव फैलाया। तो इस तरह अब वो ईरान की खाड़ी के तट पर अपना पांव फैलाता है और दूसरे साल क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध हो जाने के कारण उसे नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 1913 में तो वो अल-हासा नामक बंदरगाह से तुर्कों को हटा देता है, लेकिन उसकी समस्याएं यहीं पर समाप्त नहीं होती है। 1914 में क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हो जाता है उसके कारण क्या होता है, उसे नई समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। अब हम देखेंगे हिजाज के साथ उसके क्या संघर्ष रहे। ठीक है, तो फारस की खाड़ी तक विस्तृत सऊदी अरब का राज्य अंग्रेजों के भारत उपनिवेश के लिए सामरिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण था। तो इस तरह जो फारस की खाड़ी थी वो
सऊदी अरब तक विस्तृत थी, ठीक है। और राज्य अंग्रेज़ों के भारत उपनिवेश के लिए सामरिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता था। और प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ जाने पर ब्रिटिश कूटनीतिक जितने थे उनके लिए सऊदी अरब की ओर ध्यान देना आवश्यक हो गया था। अर्थात 1915 में क्या होता है कि दोनों के बीच एक संधि हो जाती है और इब्न सौद ने युद्ध में तटस्थ रहने का वचन दिया। तो इस तरह जो इब्न सौद होता है वो अंग्रेज़ों के साथ एक संधि कर लेता है और उसमें उसने क्या किया कि विश्व युद्ध छिड़ जाने के बाद उसने ये कहा कि वो तटस्थता का वचन देता है, वो किसी का भी सहयोग नहीं करेगा, वो तटस्थता की नीति अपनाएगा। और कई कारणों से इब्न सौद और हिजाज़ के शाह हुसैन के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह क्या होता है कि इब्न सौद और हिजाज़ जो होता है वहाँ के शाह हुसैन के बीच में क्या होता है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और वस्तुतः दोनों के बीच पुश्तैनी दुश्मनी भी चली आ रही थी, किंतु विश्व युद्ध के क्रम में दोनों ने अंग्रेज़ों की सहायता की। तो इस तरह जो शाह हुसैन था और इब्न सौद के बीच में कुछ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि विश्व युद्ध के क्रम में दोनों ने अंग्रेज़ों की ही सहायता की और ब्रिटेन के प्रभाव के कारण ही इब्न सौद ने युद्ध के समय हिजाज़ के शाह हुसैन के साथ लड़ाई नहीं की। तो ब्रिटेन के प्रभाव से ही क्या होता है कि इब्न सौद जो होता है वो युद्ध के समय हिजाज़ के शाह हुसैन के साथ लड़ाई नहीं करता है, वो ब्रिटेन के कारण होता है। परंतु 1918 में विश्व युद्ध की जब समाप्ति होती है तो उसके बाद उनके बीच युद्ध शुरू हो जाता है। तो शरीफ हुसैन, हिजाज़ के शरीफ हुसैन और इब्न सौद के बीच में एक युद्ध शुरू हो जाता है 1918 में, जब विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। और ब्रिटेन ने भी इसे रोकना भी आवश्यक नहीं समझा और इब्न सौद जो एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, इस बात को सहन नहीं कर सकता था कि संपूर्ण अरब पर सिर्फ शाह हुसैन का शासन कायम हो जाए। वो इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता था और वस्तुतः वह स्वयं अपने नेतृत्व में अरब का संगठन करना चाहता था। और ऐसी हालत में शाह हुसैन का अंत करना उसके लिए क्या था, काफ़ी आवश्यक था, क्योंकि जब तक वो शरीफ हुसैन को उसका अंत नहीं कर देता तब तक अरब का संगठन करना नामुमकिन था। तो पुनः दोनों के धार्मिक दृष्टिकोण में भी मतभेद था और नस्द के वहाबी इब्न सौद के समर्थक थे। तो नस्द के जितने भी वहाबी लोग थे वो इब्न सौद के समर्थक थे और उनकी धारणा ये थी कि मक्का, मदीना और हिजाज के मुसलमान जो हैं वो शरीफ हुसैन के समर्थक हैं और इस्लाम की वास्तविक और सच्ची शिक्षाओं को भूल गए हैं। तो इस तरह उनका कहना था कि जो जितने भी मक्का, मदीना और हिजाज के जितने भी मुसलमान हैं वो शरीफ हुसैन के ही समर्थक हैं और वो इस्लाम की वास्तविक और सच्ची शिक्षाओं को भूल बैठे हैं और वे सच्चे मुसलमान नहीं हैं। वे सिगरेट पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं तथा दाढ़ी बनाते हैं। तो ऐसा वहाबी लोगों का कहना था, क्योंकि वो इब्न सौद के समर्थक थे और शरीफ हुसैन के वो समर्थक नहीं थे। ठीक है, तो इस तरह वो विद्रोह करते हैं और कुरान के धार्मिक उसूलों की अवहेलना करते थे और इस कारण से ही वहाबी लोग जो थे वो हिजाज़ पर अधिकार करना चाहते थे। दूसरी ओर शरीफ हुसैन जो था वो वहाबियों को असभ्य, जंगली और अशिष्ट समझता था। तो एक तरफ जहाँ वहाबी लोग शरीफ हुसैन से नफरत करते थे तो दूसरी तरफ जो शरीफ हुसैन था वो भी वहाबियों को एक असभ्य, जंगली और अशिष्ट समझता था और वह वहाबी आंदोलन का कट्टर विरोधी था तथा अरबों के राष्ट्रीय आंदोलन का भी समर्थक था। शरीफ हुसैन के पुत्र जो था फैज़ल तथा अब्दुल्ला भी इब्न सौद के दुश्मन थे। यमन का शासक जो इब्न रसीद था वो भी इब्न सौद का दुश्मन बना हुआ था। तो इस तरह चारों ओर से इब्न सौद दुश्मनों से घिरा हुआ था, परंतु इब्न सौद कठिनाइयों से घबराने वाला वो व्यक्ति नहीं था और वह अपने नेतृत्व में अरब का संगठन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था और हिजाज पर आक्रमण करने का वह एक अवसर
अवसर ढूंढ रहा था। तो इस तरह वो हिजाज़ पर आक्रमण करने का एक महत्वपूर्ण अवसर ढूंढ रहा था और वह समय जल्द ही आ जाता है और मई 1919 में वहाबी सेना ने हिजाज़ की सेना, जिसका नेतृत्व अमीर अब्दुल्ला कर रहा था, उसका सामना किया और युद्ध शुरू हो गया। तो इस तरह 1919 में क्या होता है, जो वहाबी सेना होती है, हिजाज़ की सेना, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, अमीर अब्दुल्ला कर रहा था, उसका सामना किया और युद्ध शुरू हो जाता है और हिजाज़ की सेना हार गई। तो इस तरह क्या होता है कि हिजाज़ की जो सेना होती है वो हार जाती है, परंतु उनके बीच एक संधि हो जाने से युद्ध बंद हो जाता है और हिजाज़ की शक्ति जो होती है वो क्षीण होती जा रही थी और 1920 में ब्रिटेन ने उसको आर्थिक सहायता देना भी बंद कर दिया। तो इस तरह धीरे धीरे करके हिजाज़ की जो सेना थी वो हार जाती है, लेकिन एक संधि के साथ ही युद्ध बंद हो जाता है और हिजाज़ की जितनी भी शक्ति थी वो क्षीण हो जाती है और 1920 में क्या होता है कि ब्रिटेन से जो उसको सहायता मिल रही थी, हिजाज़ को आर्थिक सहायता, वो भी बंद कर दिया जाता है और इस कारण उसकी हालत और भी बदतर हो जाती है। और 1920 से 21 में शरीफ हुसैन के जो पुत्र होते हैं फैज़ल एवं अब्दुल्ला क्रमशः इराक तथा ट्रांस जॉर्डन में प्रतिष्ठित हो चुके थे और शरीफ हुसैन के विरोध में कमी नहीं आई थी, अतः इस दिशा में युद्ध अवश्य भावी होना संभव था और ब्रिटेन ने शरीफ हुसैन को मैंडेट के संबंध में स्वीकृति देने के लिए दबाव डाला और समझौते का भी प्रयास किया, परंतु वह विफल रहा। फलतः शरीफ हुसैन जो होता है वो ब्रिटेन से भी विमुख हो जाता है और ऐसी स्थिति में 1924 ईस्वी में जब तुर्की में खिलाफत का अंत हुआ तो शरीफ हुसैन ने 7 मार्च 1924 को अपने को खलीफा घोषित कर लिया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1924 में क्या होता है कि तुर्की में खिलाफत का अंत कर दिया जाता है और 7 मार्च 1924 को क्या होता है कि शरीफ हुसैन जो होता है वो अपने आप को खलीफा घोषित कर देता है और इससे इब्न सौद को भीषण क्रोध होता है और 24 अगस्त 1914 ईस्वी को उसकी फ़ौज ने हिजाज़ पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वो शरीफ हुसैन के इस कार्य से काफ़ी नाराज़ हो जाता है, क्योंकि उसने खिलाफत के अंत होने के बाद भी उसने खुद को 1924 ईस्वी में खलीफा घोषित कर लिया था, जिससे इब्न सौद क्रुद्ध हो जाता है और 1914 में वो अपनी फ़ौज के साथ हिजाज़ पर आक्रमण कर देता है और तैफ पर कब्ज़ा कर लेता है और शरीफ हुसैन की फ़ौज की ज़बरदस्त हार हो जाती है और 3 अक्टूबर को शरीफ हुसैन ने पदत्याग कर दिया। तो इस तरह से हिजाज़ की हार होती है और 3 अक्टूबर को शरीफ हुसैन ने पदत्याग कर दिया, परंतु 14 अक्टूबर को मक्का का भी पतन हो जाता है। परंतु शरीफ हुसैन के जो पुत्र होते हैं शरीफ अली ने ज़ेद्दा को केंद्र बनाकर 1 साल तक मुकाबला उसने जारी रखा और अंत में क्या होता है कि दिसंबर 1925 ईस्वी में ज़ेद्दा का भी पतन हो जाता है और शरीफ अली इराक भाग जाता है और शरीफ हुसैन ने साइप्रस में पनाह ली और 1931 ईस्वी में क्या होता है कि उसकी भी मौत हो जाती है और 8 जनवरी 1926 ईस्वी को इब्न सौद नज़द एवं हिजाज़ का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरह इतनी सारी समस्याओं से घिरे रहने के बावजूद उसने इब्न सौद ने अपनी हार नहीं मानी और वो महत्वाकांक्षी था, इसलिए उसने सारे समस्याओं का समाधान किया और अच्छे से लड़ाई की और 1926 ईस्वी में इब्न सौद नज़द एवं हिजाज़ का सम्राट भी घोषित कर दिया जाता है और उसने विशाल अरब भूखंड के अधिकांश क्षेत्रों को एक झंडे के नीचे संगठित कर दिया। तो इसका ये उद्देश्य था कि वो अपने देश को संगठित करना चाहता है। तो इसी तरह जब उसने सम्राट उसे घोषित कर दिया जाता है तो उसने विशाल अरब भूखंड को एक अधिकांश क्षेत्रों को एक झंडे के नीचे संगठित कर दिया और 18 सितंबर 1932 को इब्न सौद ने राजा की उपाधि भी धारण कर ली। और ब्रिटेन से क्या समझौता होता है वो देख लेते हैं। तो ब्रिटेन से समझौता
अपनी ज़ेद्दा विजय के उपरांत 1925 में इब्न सौद जो होता है उसने ब्रिटेन के साथ बहरा और ज़ेद्दा की संधियाँ की और इनके द्वारा इराक तथा जॉर्डन के साथ सऊदी अरब की सीमाएं निर्धारण कर दी गई। तो इस तरह 1925 में उसने क्या किया कि ब्रिटेन के साथ बहरा और ज़ेद्दा की संधियाँ की और इनके द्वारा इराक तथा जॉर्डन जो होता है उसके साथ सऊदी अरब की सीमाएं निर्धारण कर दी जाती है। और तत्पश्चात सऊदी अरब ने ब्रिटेन के साथ 20 मई 1927 को ज़ेद्दा की संधि की और इस संधि के द्वारा ब्रिटेन ने सऊदी अरब की स्वतंत्रता को स्वीकार कर ली और दोनों ने एक दूसरे के साथ मित्रता का भी वादा किया और इसके बदले में इब्न सौद ने बहरीन और फारस की खाड़ी के पास के शेखों के राज्यों में ब्रिटेन के विशेष स्वार्थों को मान्यता दे दी। तो इस तरह इब्न सौद जो होता है उसने संधियाँ की 1927 ईस्वी में ज़ेद्दा की संधि की और 1925 में इब्न सौद ने ब्रिटेन के साथ बहरा की भी संधि की। तो इस तरह संधि के द्वारा उसने दोनों देशों के बीच में एक दूसरे को सहायता देने को कहा जाता है और अरब की स्वतंत्रता भी स्वीकार कर ली जाती है। और जो इब्न सौद होता है उसने बहरीन और फारस जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ब्रिटेन के विशेष स्वार्थ थे वहाँ पर उन्हें मान्यता दे देता है। और इस तरह पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध, तो पड़ोसी राज्यों के साथ उसके क्या संबंध रहे हैं, तो ब्रिटेन के अतिरिक्त इब्न सौद को अपने पड़ोसी राज्यों के साथ भी मित्रता का संबंध कायम करना था। सर्वप्रथम उसने अपने पुराने शत्रु, तो उसका जो पुराना शत्रु था हाशिमी शासकों के साथ उसने संधि की और 1930 में इराक और 1931 में ट्रांस जॉर्डन के साथ उसने संधियाँ की। और यमन के साथ सीमा विवादों को लेकर झगड़ा हो जाता है और यमन के इमाम यहिया ने उसे परास्त कर दिया और उसे संधि करने के लिए बाध्य किया। तो इस तरह जो इब्न सौद होता है उसकी उपलब्धियां इस तरह थी कि जिस तरह उसने हेजाज को हराया, उसने ब्रिटेन के साथ संधि की, उसने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध बनाए, उसने वहाबियों को भी अपने साथ संगठित कर लिया और इस तरह इतनी सारी कठिनाइयाँ होने के बाद भी वो जीत जाता है और अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से वो जीत जाता है और यहीं पे उसकी उपलब्धियाँ समाप्त होती हैं। तो ये थी इब्न सौद की उपलब्धियाँ और इब्न सौद के क्या सुधार थे उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देख लें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।